डिलाइट आईएएस के इस मंच पर मैं कीवी सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम अपने टॉप 500 सीरीज में हिस्ट्री का पार्ट 6 करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक इससे पहले के 5 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें 2 एंशियंट के, 2 मिडिवल के और इसके साथ साथ एक मॉडर्न का आया है। आज मॉडर्न का दूसरा पार्ट 2 है, पार्ट 2 आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन को। 1946 की कैबिनेट योजना में शामिल थे कौन कौन? मनोनीत संविधान सभा के सदस्य, दूसरा भारत का विभाजन, तीसरा प्रांतों की पूर्ण स्वायत्तता एवं अवशिष्ट शक्ति प्रदान करना। मतलब कि इसमें ये बताना है कि कौन कौन सी चीजें थी जो 1946 की जो कैबिनेट योजना थी उसमें शामिल था। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? केवल 3, सिर्फ यही सही है। ठीक है, हम ये देखेंगे जो कैबिनेट योजना का जो मुख्य बिंदु था उसमें सबसे बड़ा बिंदु ये था कि उन्होंने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया था। संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतों की विधानसभा के सदस्य और प्रांत की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाता था। ठीक है, और निर्वाचन मंडल में केवल 3 वर्ग के लोग माने जाते थे, मुस्लिम, सिख और अन्य, मतलब हिंदू सहित जितने भी लोग थे। और इसके साथ साथ प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त थी और अवशिष्ट शक्तियां भी प्रदान थी। रियासतें जो उस समय थी वह ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं थी, वह उत्तराधिकारी सरकार या ब्रिटिश सरकार का समझौता करने के लिए स्वतंत्र थी। ये 1946 का एक जो कैबिनेट मिशन था उसकी योजना थी। ठीक है, ये जो कैबिनेट मिशन था ना, इसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकृत कर दिया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1946 रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका तत्कालिक कारण रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नाविकों के साथ बेहतर भोजन और कार्य की परिस्थितियों की मांग करना था। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने हड़ताल करने वालों की निंदा की है। और तीसरा, विद्रोह बंबई क्षेत्र तक ही सीमित था। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे मतलब बॉम्बे म्यूटनी भी कहा जाता है, इसमें रॉयल जहाज के भारतीय नाविकों द्वारा जहाज पर हड़ताल और इसके बाद विद्रोह किया गया था। यह 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे बंदरगाह में शुरू हुआ था। इसका तत्कालिक कारण था कि रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नाविकों के लिए बेहतर भोजन और कार्य की परिस्थितियों का मांग करना। लेकिन यह आंदोलन जल्दी ही ब्रिटिश शासन की स्वतंत्रता की व्यापक मांग में बदल गया था। इसका जो मुख्य केंद्र वो मुंबई था और धीरे धीरे ये पूरे ब्रिटिश भारत में फैल गया था। इसको कराची से लेकर कलकत्ता तक का समर्थन मिला था। इस विद्रोह को ब्रिटिश सैनिकों और रॉयल नेवी के युद्धपोतों द्वारा बलपूर्वक दबा दिया गया था। केवल कम्युनिस्ट पार्टी ने हड़तालों का समर्थन किया और इसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी इसकी निंदा की थी। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला, डलहौजी वुड डिस्पैच, विलियम बेंटिक कोल विद्रोह, तीसरा लॉर्ड वेलजली फोर्ट विलियम कॉलेज, या चौथा मेटफॉक वेल्लोर विद्रोह। इसमें से हमें यह बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी ठीक है। ठीक है, ऑप्शन डी का ऑप्शन इसमें सही है। जो वेल्लोर विद्रोह था वह जॉर्ज वेल्लो के कार्यालय में वेल्लोर में हुआ था, ना कि मिटफॉक के कार्यालय में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने सभी स्तरों पर शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी को अनिवार्य बना दिया। दूसरा, यह निर्धारित किया गया कि सरकारी संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। तीसरा, इसने महिला और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया था। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें ऑप्शन डी, ठीक है, दूसरा और तीसरा यह कथन सही है। देखिए, जो इसमें जो वुड डिस्पैच था, इसमें केवल उच्च अध्ययन के लिए अंग्रेजी शिक्षा माध्यम के लिए अनिवार्य बनाया गया था, ना कि सभी स्तर के लिए। ठीक है, जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह आपको स्थानीय भाषा या अपनी जो क्षेत्रीय भाषा थी उसमें ही देना था। इसके साथ साथ जो आगे की शिक्षा थी उसके लिए अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा और महिला और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत की पहली महिला शिक्षक थी। दूसरा, अपने पति सहित उनका यह मानना था कि शिक्षा का एक मुख्य साधन है जिसके माध्यम से महिलाएं और निम्न वर्ग सशक्त बन सकते हैं। तीसरा, वह सत्य शोधक समाज से जुड़ी हुई थी। यह उपयुक्त कथन किससे संबंधित है? देखिए, इसमें 4 नाम दिए हुए हैं, सरोजिनी नायडू, कादम्बिनी गांगुली, उषा मेहता या सावित्रीबाई फूले। ये किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन डी, सावित्रीबाई फूले से ये संबंधित है। भारत की पहली आधुनिक नारीवादियों में से एक मानी जाती थी। ठीक है, इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था।
इनकी उपलब्धियों में उन्हें विशेष रूप से भारत की पहली महिला शिक्षा के रूप में याद किया जाता है। इन्होंने महिलाओं के क्षेत्र में साक्षरता और शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा कार्य किया था और इसके साथ साथ अछूतों के उत्थान के लिए भी इन्होंने कई कार्य किया था। इनका जन्म महाराष्ट्र के नाए गांव में हुआ था। जब ये 9 साल की थी तब ही इनका विवाह समाज सुधारक ज्योतिबा रावे फूले से हो गई थी। शादी के बाद इन्होंने अपने पति के समर्थन के साथ पढ़ना लिखना सीखा और 1948 में पुणे में भीड़ेवाड़ा नामक महिलाओं के लिए एक पहला स्कूल खोला था। ठीक है, इससे पूर्व 1847 में उन्होंने मेहरवाड़ा में ज्योतिराव फूलों के चचेरे भाई सगुन बाई के साथ भी एक स्कूल की शुरुआत की थी। अनिवार्य रूप से दोनों लोग का यह मानना था कि शिक्षा एक बहुत मुख्य साधन है जिसके माध्यम से महिलाएं और निम्न वर्ग सशक्त बन सकते हैं और इसके साथ साथ इन्होंने 1854 से 55 के बीच में भारत में साक्षरता मिशन भी शुरू किया था। ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की जिसके माध्यम से वह ऐसी विवाह की प्रथा शुरू करना चाहते थे जिसमें दहेज ना लिया जाए। ठीक है, तो एक तरीके से जितनी भी महिलाओं की शिक्षा की जो शुरुआत थी जो भारत में देखी जा सकती है वो हमें सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के कार्यकाल में देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने की कालानुक्रमिक क्रम में के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब उनके किस समय वो घटित हुई है उसके अनुसार बताना है। तो 4 घटनाएं दी हुई हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति, गांधी इरविन समझौता, जिन्ना के 14 सूत्र और चौथा है पूना पैक्ट। इसमें से हमें बताना है कि कौन सी घटनाओं का क्या ऑर्डर है, पहली कौन सी घटना हुई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। पहली घटना हुई है, सबसे पहले हुई साइमन कमीशन की नियुक्ति। इनकी स्थापना 8 नवंबर 1927 द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है, उसके बाद हम जिन्ना के जो 14 सूत्र थे जिसको मार्च 1929 में जिन्ना की अध्यक्षता में जब मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था तब पेश किया गया था। इसमें इन्होंने अपने संबोधन में 14 सूत्रों के तहत मुस्लिम समूह दृष्टिकोण को समेकित किया था और यह 14 सूत्र के जो थे वह अखिल मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बन गए थे। फिर आता है जो दूसरा नंबर है गांधी इरविन समझौता। यह 5 मार्च 1931 को लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर डी, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 1932 में ब्रिटिश भारत की विधायिका में दलित वर्ग के चुनित सीटों के आरक्षणों पर दलित वर्गों और उच्च जाति के हिंदू नेताओं की ओर से महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में किया गया एक समझौता था। ठीक है, तो यह चारों कार्यक्रम इस कार्यकाल जो इसका है वो ऐसा ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रियों के इस्तीफा का कारण था? पहला, कांग्रेस शासित प्रांतों को केंद्र द्वारा बहुत ही कम वित्तीय सहायता प्रदान करना। दूसरा, प्रांतीय गवर्नर और वायसराय द्वारा वीटो शक्ति का व्यापक प्रयोग करना। तीसरा, कांग्रेस शासित प्रांतों में आपातकाल की घोषणा करना। या डी, भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने जब जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करी थी तब भारतीयों से परामर्श किए बिना ही 23 अक्टूबर 1939 को CWC की बैठक द्वारा इन्होंने युद्ध में इन्होंने उनको शामिल कर दिया। तब कांग्रेस की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि कांग्रेस के मंत्री इन प्रांतों से इस्तीफा दे देंगे और ताकि उन्हें इसका विरोध का आभास हो सके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगस्त प्रस्ताव में उल्लेखित प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार करना जिसमें अधिकांश भारतीय शामिल होंगे। दूसरा, अल्पसंख्यकों की सहमति से अपनाया जाने वाला भावी संविधान। तीसरा, संविधान का निर्माण पूरी तरीके से भारतीय द्वारा किया जाना है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें पहला और दूसरा सही है। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 1940 जो आया था उसमें क्या प्रावधान थे कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का मुख्य लक्ष्य था। दूसरा, वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार करना और इसमें अधिकांश भारतीय शामिल होना और प्रमुख राजनीतिक दलों को शामिल किया जाएगा। तीसरा, युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें मुख्यतः भारतीय अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान के निर्माण की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे। संविधान
ऐसा होगा कि रक्षा अल्पसंख्यकों के हितों की होगी, राज्य से संधियां और अखिल भारतीय सेवाएं इत्यादि मुद्दे पर भारतीयों का जो अधिकार है वह रखा जाएगा। ठीक है, और अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना किसी भी प्रकार का संविधान नहीं अपनाया जाएगा। यह अगस्त प्रस्ताव में लाया गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कृष्ण मिशन जो 1942 में आया था उसके प्रस्तावों से क्यों संतुष्ट नहीं थे? तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है। पहला है, कृष्ण मिशन ने पृथक निर्वाचक मंडल के मुद्दे का समाधान नहीं दिया था। कृष्ण मिशन युद्ध के बाद सत्ता के वास्तविक हस्तांतरण के लिए सहमत हो गया था, लेकिन यह सुनिश्चित किया कि वायसराय और राज्य सचिव को ताज द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तीसरा है, नेता डोमिनियन स्टेटस के बजाय पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। और चौथा है, कृष्ण मिशन ने भारतीय नेताओं के साथ किसी भी मामले पर विचार विमर्श नहीं किया था और एक तरफा उपायों का प्रस्ताव रखा था। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? इसमें सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेता जो थे वह डोमिनियन स्टेट्स नहीं चाहते थे बल्कि वह पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। जब मार्च 1942 में स्टोफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन को युद्ध के लिए भारत में समर्थन के लिए इसको भेजा गया था, तब इसके प्रमुख प्रस्ताव ही यही थे कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा के साथ भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। यह संघ राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में स्वतंत्र होगा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय निकायों और संस्थाओं में अपनी भूमिका को खुद ही निर्धारित करेगा। ठीक है, और इसको दो जो प्रमुख दल थे समूह कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही खारिज कर दिया था और मिशन विफल हो गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वेवल योजना में शामिल था? पहला, कार्यकारी परिषद का भारतीयकरण। दूसरा, कार्यकारी परिषद में किसी भी प्रकार की जाति धर्म आधारित आरक्षण को समाप्त करना। और सी, गवर्नर जनरल को मंत्रियों की सलाह पर वीटो प्रदान करना। इसमें हमें सही कूट का ऑप्शन चुनना है, तो इसमें पहला और दूसरा जो ऑप्शन ए है वो सही है। ठीक है, वेवल योजना का जो मुख्य प्रावधान वो यही था कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के अपवाद के साथ गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सभी सदस्य भारतीय होंगे। परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी और पुनर्गठित परिषद 1935 के अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार के रूप में यह कार्य करेगी। गवर्नर जनरल की मंत्रियों की सलाह के साथ ही वीटो का प्रयोग करेगा और इसके साथ साथ विभिन्न दलों के प्रतिनिधि कार्यकारी के लिए नामांकन के लिए वायसराय को एक संयुक्त सूची प्रदान करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग किया गया था। देखिए, तो ये 10 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं और आप इसके PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। थैंक यू सो मच।